स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं कि जो सीईटी 12th है और जो सीईटी ग्रेजुएशन है, इन दोनों को एक साथ जो है वो कैसे तैयार किया जा सकता है। और अगर हम इसके सिलेबस को 100% तैयार कर लेते हैं तो आरएसएसबी के अंडर आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे ही तैयार हो जाएंगे। सिर्फ सीईटी का सिलेबस अगर आप कंप्लीटली तैयार कर लेते हो तो आपके आरएसएसबी के अंडर आने वाले जितने भी एग्जाम्स है वो सारे इससे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसी को लेकर अपने आज चर्चा करने वाले हैं। और मेरा आप लोगों से ये दावा है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इसके बाद आपको सीईटी से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहेगा कि कौन सी बुक पढ़नी है, क्या सिलेबस है, दोनों के सिलेबस में कितनी समानताएं हैं, कितने अंतर हैं। ठीक है, फिर पीवाईक्यू एनालिसिस भी किया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। ग्रेजुएशन में आप देखोगे जिन सब्जेक्ट का वेटेज कम है उधर 12th में उनका ज्यादा है। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू एनालिसिस भी अपने करने वाले हैं जिससे अपने को ये आइडिया लगेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा अपने कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है। ठीक है, क्योंकि आरएसएसबी जो है उसके लिए बहुत बड़ी बुक्स पढ़ने की नीड नहीं है, तो मैं आपको जितनी भी बुक्स बताऊंगा वो सारी ही टू द पॉइंट होगी, आरएसएसबी के सिलेबस को टारगेट करती हुई। ठीक है, तो इस वीडियो का जो उद्देश्य है बेसिकली वो आपका यही है कि कैसे आप सीईटी जो है 12th और ग्रेजुएशन दोनों को एक साथ तैयार कर सकते हो। और अगर आप इसका 100% सिलेबस तैयार कर लेते हो तो इससे जो आपके सीईटी के अंडर आने वाले एग्जाम्स हैं या आरएसएसबी के जो तमाम एग्जाम्स हैं वो आपके सारे ही तैयार हो जाएंगे। उन सब का जो सिलेबस है वो सीईटी से ही बना है। ठीक है, तो उनके लिए कुछ आपको एडिशनल बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। एक जूनियर अकाउंटेंट है उसमें थोड़ा बहुत कंटेंट आपको पढ़ना पड़ सकता है, उसके अलावा तो आपको बहुत ही कम एडिशनल चीजें पढ़नी पड़ेगी अगर आप सीईटी के सिलेबस को 100% तैयार कर लेते हो तो। कुछ टीचर्स आपको राय दे रहे हैं कि 40% वाला मार्जिन क्लियर कर लें। अरे भाई थोड़ा दिमाग तो लगा लो, कुछ रिसर्च तो कर लो। जो सीईटी का इतना बड़ा सिलेबस है इससे आप कितने एग्जाम क्लियर कर सकते हो अगर आप सीईटी को तैयार कर लो तो। ठीक है, तो एक तीर से काफी निशाने यहां पर लगाए जा सकते हैं, उसी पे अपने बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, पहले तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो 12th बेस सीईटी है और जो आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड सीईटी है, इन दोनों का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही सेम है। दोनों का पैटर्न बिल्कुल ही सेम है, दोनों के अंदर ही 150 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 300 अंक के होते हैं। मार्क्स पर क्वेश्चन जो होता है वो 2 है नी, और इसके अलावा जो नेगेटिव मार्क्स हैं, अब यहां पर पहले ये जो प्रावधान था वो 0 था, नेगेटिव मार्क्स जो होते थे वो नहीं होते थे पहले। अब ये जो प्रावधान है ये सही उत्तर का 1/3 है, तो सही उत्तर 2 नंबर का है उसका 1/3 हो गया 2/3, तो 2/3 आपके नेगेटिव मार्क्स होंगे। इसके अलावा इसमें आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको 3 घंटे और एडिशनल 10 मिनट जो है 5वां गोला भरने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है, दोनों का ही सेम है। डिफरेंस कहां है? डिफरेंस एक तो डिफरेंस है लेवल के अंदर। जो 12th का लेवल है वो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा और जो ग्रेजुएशन वाला है उसका लेवल ग्रेजुएशन का रहेगा, तो एक तो डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस इनके सिलेबस में है कुछ हद तक। क्या क्या डिफरेंस है उसको एक एक करके अपने देखते हैं। सबसे पहले अपने सिलेबस के अंदर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। तो आपके जो 12th बेस्ड सीईटी है और जो सीईटी ग्रेजुएशन है, अगर इसके अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स को अपने अलग अलग भागों में बांटें तो इसमें पहला हिस्सा बनता है राजस्थान जीके का, जिसमें आपके राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी और राजस्थान पॉलिटी, ये 5 मेन सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद जो इंडिया जीके वाला पोर्शन है इसमें इंडियन पॉलिटी आता है, इंडियन ज्योग्राफी आता है, और ये जो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी है ये आपके ग्रेजुएशन में आते हैं, जबकि 12th बेस्ड जो सीईटी है उसमें ये नहीं आते हैं। ठीक है, आगे और डिटेल में इनकी चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पर बात करेंगे सिलेबस की। इसके अलावा अगर अपने साइंस की बात करें तो साइंस में आप देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो जनरल साइंस है, इसके अलावा एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी, साथ में कंप्यूटर जो है वो अलग से इसमें दिया हुआ है। ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश। मैथमेटिक्स की अगर अपने बात करें तो मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट हैं।
करंट अफेयर्स में आपको राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर तीनों पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सब्जेक्ट्स का एक कैटेगराइजेशन है। अब अपने एक एक करके जो है सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलते हैं। पहले अपने राजस्थान जीके से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिलेबस बताता चलूंगा कि सीईटी के 12th के अंदर और ग्रेजुएशन में क्या क्या समानताएं हैं उनके सिलेबस में और क्या क्या भिन्नताएं हैं, फिर आपको वो सब्जेक्ट जो है वो कहां से कवर करना चाहिए। पहले अगर अपने बात करें तो पहले बात कर लेते हैं राजस्थान हिस्ट्री की, ठीक है। तो राजस्थान हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से समान है। जो 12th बेस्ड सीईटी है और जो ग्रेजुएशन बेस्ड सीईटी है, दोनों में ही सेम ही सिलेबस है राजस्थान हिस्ट्री का। क्या सिलेबस है? तो आपके प्राचीन सभ्यताएं दी हुई है, जिसमें भी डिफाइन की हुई है कि कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ, ये आपको 5 सभ्यताएं ही पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। फिर आपके राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। अब इसमें ऑलमोस्ट आपके पूरा का पूरा राजस्थान इतिहास ही आ गया, लेकिन आधुनिक का सिलेबस पूरा दे रखा है, तो आधुनिक इसमें शामिल नहीं है। फिर आपके जो मध्यकाल है उसमें आपके राजवंश दे रखे हैं, तो फिर इसमें मध्यकाल भी शामिल नहीं है। तो फिर ये कौन सी घटनाओं की बात कर रहा है? तो ये वही घटनाएं हैं जो आगे दे रखी है, ठीक है। तो ये टॉपिक बिल्कुल ही आप इसको समझ सकते हो कि इतना कोई विशेष नहीं है, ठीक है। इसमें आप अगर पढ़ना चाहो तो आप जो आपके पुरातात्विक स्थल है ना, उनको पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद में जो प्रमुख राजवंश मध्यकाल से टॉपिक दिया हुआ है, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था उनकी। फिर आधुनिक काल के टॉपिकों में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन। देखो ये सीईटी आपके 12th के अंदर दिया हुआ है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, जबकि उसको अगर और डिफाइन करें उसका मीनिंग क्या है तो वो ग्रेजुएशन में मिलेगा आपको। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान और राजस्थान में जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन। तो इसके अंदर 3 टॉपिक छुपे हुए हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, 1857 की क्रांति, ठीक है, इसके अलावा जनजातीय आंदोलन और एक किसान आंदोलन। इसके अलावा राजनीतिक जन जागरण एक टॉपिक है, जिसमें आप समाचार पत्र और राजनीतिक संस्थाएं पढ़ते हो, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। तो ये इतने राजस्थान हिस्ट्री के जो टॉपिक दिए हुए हैं, ये 12th में भी है और ग्रेजुएशन के अंदर भी है। तो राजस्थान हिस्ट्री का 12th और ग्रेजुएशन दोनों का सेम सिलेबस है। अब आते हैं कि राजस्थान हिस्ट्री कहां से पढ़े। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि राजस्थान हिस्ट्री जो है इसको कहां से पढ़ें, इससे पहले ये जरूरी है कि राजस्थान हिस्ट्री का वेटेज कितना है, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री का वेटेज कितना है, अगर इसका वेटेज ज्यादा है तो अपने को अच्छा सोर्स जो है वो बड़ा सोर्स लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसका वेटेज कम है या फिर एवरेज वेटेज है तो अपने को फिर जो है कम पेज की बुक जो है वो पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और आरएसएसबी के हिसाब से जो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी राजस्थान हिस्ट्री की, उसके अंदर आपके ब्रह्मास्त्र जो है, ब्रह्मास्त्र जो रोहित सर की बुक है ब्रह्मास्त्र, वो राजस्थान हिस्ट्री के लिए सीईटी के लिए बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी बुक है, ठीक है ना, अगर मैं मान के चल रहा हूं आपके पास जो भी बुक है वो ब्रह्मास्त्र से तो बड़ी ही है, ठीक है। चाहे आपके पास में स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, चाहे आपके पास में सिरेमिक की बुक है, चाहे आपके पास में बूस्टर की बुक है, चाहे आपके पास में नाथ की बुक है, चाहे आपके पास में दीनदयाल की बुक है, ठीक है, या फिर कोई और भी बुक है राजस्थान हिस्ट्री की, तो उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नई बाई करना चाहते हो तो मैं नई के हिसाब से आपको बता देता हूं, सीईटी के लिए राजस्थान हिस्ट्री ब्रह्मास्त्र जो है वो अच्छे से कवर कर देगी, ठीक है। सीईटी के लिए तो राजस्थान हिस्ट्री ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छे से कवर कर देगी। अगर आप ऑथेंटिक सोर्स की तरफ जाना चाहते हो तो जो आरबीएससी की 2 बुक चलती है 9th और 10th की, आरबीएससी की जो 2 बुक है 9th और 10th की, इन बुक्स का आप यूज कर सकते हो कि अगर आप सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स ही पढ़ना चाहते हो तो इनसे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 9th और 10th की बुक से, 9th की बुक पूरी की पूरी राजस्थान हिस्ट्री कवर करती है और 10th के अंदर एक चैप्टर है राजवंश वाला, वो हिस्ट्री का है, बाकी उसमें आर्ट कल्चर दी हुई है, ठीक है। तो ये बुक भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो या तो आप ब्रह्मास्त्र यूज कर लो या फिर ये कर लो, एक ही बात है, ठीक है। या फिर आपके पास में कोई भी हिस्ट्री की बुक है तो उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो ये तो पहला सब्जेक्ट हुआ राजस्थान हिस्ट्री। आगे अपने वेटेज की भी बात करेंगे, कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। तो आप पहले आराम से शांति बनाए रखो, बस हर एक चीज पे बात होगी, चिंता मत करो आप। यहाँ रिसर्च करके ही हर वीडियो को बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें सब्जेक्ट आपके राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है, जो बिल्कुल ही सेम है, ठीक है ना। सीईटी और जो 12th और ग्रेजुएशन है दोनों में बिल्कुल एज इट इज है। 12th और ग्रेजुएशन दोनों के अंदर सेम है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। इसमें आपके टॉपिक दिया हुआ है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, जिसके अंदर आपके किले आ जाते हैं और स्मारक आ जाते हैं। अब स्मारक के अंदर जो भी स्थापत्य के पार्ट बच गए, जैसे कि महल बच गया, हवेली बच गई, ठीक है, छतरियां हो गई, बावड़ी हो गई, तो इस प्रकार से ये जो स्थापत्य है ये आपके स्मारक के अंदर आ जाएगा। फिर आपके जो कलाएं हैं, जिसमें कि लोक कलाएं आती है, ठीक है, चित्र कलाएं, हस्तशिल्प यानी कि हस्तकलाएं, तो ये आपके स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं जी है, जो कि 12th और ग्रेजुएशन दोनों में ही दी हुई है। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां दी हुई है, ठीक है। फिर क्षेत्रीय बोलियां दी हुई है, लोक संगीत और लोक नृत्य दिए हुए, यानी कि आपको लोक वाद्य और लोक नाट्य नहीं दिया हुआ, लोक वाद्य और लोक नाट्य जो है वो नहीं दिया हुआ यहाँ पर। फिर आपके राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, अब ध्यान से इसको समझना, ये जो इतना पार्ट दिया हुआ है ये आपके 12th वाली सीईटी में दिया हुआ है, तो ये सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बेसिकली। राजस्थान के जो धार्मिक आंदोलन दिए हुए हैं उसके अंदर आपके संत भी आते हैं, लोक देवता भी आते हैं और लोक देवियां भी आती हैं, ठीक है। संत और लोक देवता तो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना। मेले और त्योहार एक टॉपिक है। इसके अलावा एक टॉपिक आपके दिया हुआ है राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, ये ग्रेजुएशन के अंदर लिखा हुआ है इस हेडिंग के साथ। और जो 12th वाली सीईटी है उसमें इसको लिखा हुआ है रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण के फॉर्मेट में। तो ये दोनों सेम ही टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है कि ये ग्रेजुएशन में है, ये आपके 12th में दिया हुआ है, नहीं, ये सेम ही है, तो इसलिए सेम ही सिलेबस है। इसी प्रकार से आपके राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व लिखा हुआ है, जिसके अंदर आप कवि पढ़ सकते हो और योद्धा पढ़ सकते हो, वो यहां दिए हुए थे, तो मैंने उनको व्यक्तित्व के साथ शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। कवि और योद्धा इसमें आ जाएंगे। तो बेसिकली आपका पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो दोनों का बिल्कुल सेम है, राजस्थान हिस्ट्री का, राजस्थान आर्ट कल्चर का, दोनों का सेम सिलेबस है, 12th और ग्रेजुएशन का। अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर के सोर्स की तरफ। तो सेम सोर्स है भाई, सेम वही। अगर आप नई बाई करना चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र, ठीक है, या फिर वो जो 9th और 10th की बुक है, जिसमें कि 9th में तो सिर्फ हिस्ट्री दी हुई है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपकी 10th की बुक रहेगी, ठीक है। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो भी आर्ट कल्चर की बुक है, जिसमें कि आपके पास में नाथ हो सकती है, दींदवाल हो सकती है, स्प्रिंग बोर्ड हो सकती है, सिरेमिक हो सकती है, बूस्टर हो सकती है, या कोई और भी बुक है अगर आपके पास में है तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की नीड नहीं। अब अपने चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, और अगला जो सब्जेक्ट है वो आपके है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ये ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, इसमें डिफरेंस है थोड़ा। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है ये बहुत ही डिफरेंट है। देखो वैसे तो आपका जो सीईटी का सिलेबस है ये बहुत ही विशालकाय सिलेबस है, तो अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो इसके अंडर आने वाले जितने भी एग्जाम है तो वो तो ऑटोमेटिकली ही आपके तैयार हो जाएंगे, उनमें आपको ज्यादा माथापच्ची करने की नीड नहीं है। तो आपको सीईटी में 40% की बजाय 100% पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस अगर आपने 100% कर लिया तो इसके अंडर आने वाले जितने भी एग्जाम है वो आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर अपने बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, तो इसके अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है इसको, बहुत बड़ा सिलेबस है। सीईटी का जो सिलेबस है वो आरएएस प्री से भी बड़ा है, क्योंकि इसमें आरएएस प्री में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें एक बस वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें नहीं आता, उसके अलावा सारे ही आते हैं, और बहुत बड़ा पोर्शन है। मैथ रीजनिंग वहां कम आता है, यहाँ बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा आरएएस प्री के अलावा अगर अपने बात करें इसमें तो हिंदी और इंग्लिश आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर आता है, तो ये वाला पोर्शन भी बहुत बड़ा है। इसके अलावा साइंस का पोर्शन बहुत बड़ा है इसके अंदर, आरएएस प्री में छोटा है, ठीक है। तो आरएएस प्री से तो काफी ज्यादा बड़ा सिलेबस है सीईटी का।
तो आरएएस प्री में जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसके लिए तो आप राजस्थान इको सर्वे पढ़ लेते हो, उसी से ही आपकी सारी अर्थव्यवस्था तैयार हो जाती है। लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सीईटी का सिलेबस है या फिर सीईटी के अंडर आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि एलडीसी है, वीडियो है, वनपाल है, जमादार है, इन सब के अंदर जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था आती है साथ में सीईटी, तो वो जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसका सिलेबस बहुत ही डिफरेंट है, उसको अलग अलग सोर्सेज से आपको तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पहला टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें। ये सीईटी ग्रेजुएशन में टॉपिक दिया हुआ है और राजस्थान की प्रमुख फसलें लिखा हुआ है 12th वाले में, तो ये सेम ही टॉपिक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कृषि आधारित उद्योग, इसके अलावा आप वृहद सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं दी हुई है ग्रेजुएशन में, और 12th में दी हुई है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। तो एक ही बात है, सिंचाई पढ़ रहे हो तो साथ में नदी घाटी परियोजनाएं भी पढ़ लो। फिर एक टॉपिक है मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं। तो मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाओं, ये बहुत लोगों ने जान खाई थी कि इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना आती है एक तो, ठीक है, एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आती है, एक आपके बंजर भूमि और सूखा क्षेत्र विकास से रिलेटेड परियोजनाएं आती है जिसमें मरु विकास कार्यक्रम है, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम है। तो ये टॉपिक कहाँ मिलते हैं, तो ये टॉपिक मिलते हैं राजस्थान अध्ययन की किताबों में, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं राजस्थान अध्ययन की योजनाओं के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद में ये टॉपिक दिया हुआ है लघु कुटीर और ग्रामो उद्योग। तो ये भी राजस्थान अध्ययन की बुक में एज इट इज दिया हुआ है। इसके अलावा ये सर्वे के अंदर भी आपको मिलेगा। राजस्थानी हस्तकला आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, कुछ हिस्सा इसका राजस्थान की इको सर्वे में आता है। फिर आपके गरीबी और बेरोजगारी, जिसमें अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान और वर्तमान जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है इसके लिए, वो आपके ग्रेजुएशन में दिया हुआ है। और सीईटी जो 12th है उसमें सिर्फ बेरोजगारी लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक साथ इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके आती है योजनाएं, बेसिकली जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो वाला पोर्शन, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, ये आपके ग्रेजुएशन में दिया हुआ है और 12th में लिखा हुआ है कल्याणकारी योजनाएं। तो दोनों एक ही चीज है। इसके लिए आपको आर्थिक समीक्षा का जो चैप्टर 4 है सामाजिक समावेशन, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा किन सोर्सेज का अपने यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको इसको वन स्टॉप सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है। फिर इसके बाद में मनरेगा दी हुई है, विकास संस्थाएं दी हुई है जिसमें ग्रामीण विकास से रिलेटेड संस्थाएं हैं, शहरी विकास से रिलेटेड संस्थाएं हैं, लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं दी हुई है। ठीक है, ये भी राजस्थान अध्ययन में मिलेगा। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाएं दी हुई है, सर्वे में दिया हुआ है, राजस्थान अध्ययन में भी दिया हुआ है। उद्योगों का विकास और उनका स्थान, यानी कि प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र। ये टॉपिक 13 टॉपिक तो दोनों में सेम है, सीईटी 12th और सीईटी ग्रेजुएशन में। लेकिन जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि सीईटी 12th के अंदर एक टॉपिक लगता है सूखा और अकाल, वो सीईटी ग्रेजुएशन में नहीं है। फिर राजस्थान में जो ऊर्जा के स्रोत दिए हुए हैं वो सिर्फ सीईटी 12th में ही है, जैसे जल विद्युत, तापीय और आणविक ऊर्जा, पवन और सौर ऊर्जा, ये सिर्फ आपको सीईटी 12th में ही मिलेंगे। जबकि सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर खनिज आधारित उद्योग, निर्यात सामग्री और सहकारी आंदोलन, ये जो 3 टॉपिक दिए हुए हैं ये आपको सिर्फ सीईटी ग्रेजुएशन में ही मिलेंगे, सीईटी 12th में ये नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसके सोर्स की तरफ कि क्या इसका मूल सोर्स है जिससे आप इसको पढ़ सकते हो। तो देखो, मार्केट में अभी तक ऐसी कोई किताब नहीं है जिससे आपको ये सारे टॉपिक वाइज, जैसे ऐसे देखो, पहले तो बात कर लेते हैं इसके सोर्सेज की। अगर अपने सोर्सेज की बात करें तो एक तो इसका सोर्स है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, लेकिन राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पूरी नहीं पढ़नी होती, इसमें कुछ चुनिंदा चैप्टर्स ही पढ़ने होते हैं और उन चुनिंदा चैप्टर्स में भी उनका चुनिंदा कंटेंट ही पढ़ना होता है। ठीक है, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर प्रोवाइड करवा रखा है कि एलडीसी के लिए, वीडियो के लिए, वनपाल के लिए आर्थिक समीक्षा का कितना कंटेंट काम का है, उसकी अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक है,
फिर इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है वो आपके है राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें। राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं उनमें ये जो टॉपिक ऊपर मेंशन किए हुए हैं ये दिए हुए हैं। तो उन सब को भी कंपाइल करके मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है इसी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। उसका नाम राजस्थान अध्ययन आरबीएससी है, वो भी प्रोवाइड करवा रखी है। लेकिन अगर आपको इसको पढ़ने में असहजता हो रही है इन दोनों पीडीएफ को एक साथ, तो अभी कुछ टाइम के अंदर मैं इनकी एक बुक निकालने वाला हूं जो इन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करेगी बेसिकली, ठीक है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था की इन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करती है। उसमें जैसे राजस्थान की प्रमुख फसलें जो टॉपिक होगा, तो ये एक चैप्टर होगा वहां पर, और इसके अंदर जितना भी कंटेंट राजस्थान अध्ययन का होगा और राजस्थान इको सर्वे का होगा वो यहाँ पर डाला जाएगा। इसके अलावा हरिमोहन सक्सेना जी की जो बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वो भी यूज की जाएगी, वहां से भी ज्योग्राफी के टॉपिक्स को लिया जाएगा। इसके अलावा तमाम स्टैंडर्ड बुक्स का यूज करेंगे। कृषि आधारित जो उद्योग, उसकी राइटिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है और 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको दावा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन 1 महीने के अंदर हम बुक निकाल देंगे, ठीक है। 1 महीने के अंदर हम आरएसएसबी सेंट्रिक राजस्थान इकोनॉमी की बुक निकाल देंगे, जिसके अंदर आप सीईटी तो कर ही सकते हो, सीईटी का तो कंप्लीट सिलेबस है ही, उसके साथ में आप उसके एलडीसी, वनपाल, वीडियो, इन सब का सिलेबस उसमें कवर होगा, और वो भी टू द पॉइंट। उसमें फिर आपको ये डायलेमा नहीं रहेगा कि आर्थिक समीक्षा का क्या पढ़ना था, राजस्थान अध्ययन का क्या पढ़ना था, या किसी स्टैंडर्ड बुक से क्या पढ़ना था। ये आपका डायलेमा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे, और पूरी तरह टू द पॉइंट कंटेंट आपको उसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, अलग अलग चैप्टर्स में एक में ही सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको 1 महीने थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, तब तक आप और सब्जेक्ट्स पे फोकस करें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बुक आपके लिए आने वाली है, ठीक है। अभी मार्केट में आप खुद जाके ट्राई कर लेना भाई, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कोई भी बुक नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो मिलेगी वो इतनी, क्या शब्द यूज करना ही बेकार है ना, ठीक है। तो ये बात हुई राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि 1 महीना वेट करना, आपके पास में बेस्ट सोर्स इसका अवेलेबल हो जाएगा। अगर अभी होता तो मैं आपको बता देता, मुझे खुद जो है बहुत ज्यादा काम है, फिर भी मैं ये बुक आपके लिए लिख रहा हूं क्योंकि मार्केट के अंदर ही एक लूप होल है, ठीक है। इस सिलेबस को टारगेट करती हुई कोई बुक है ही नहीं, इसलिए मुझे लिखनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ये डाउट में है कि इन दोनों पीडीएफ्स को जो मैंने प्रोवाइड करवाई है इनको साथ में कैसे पढ़े हम, ठीक है। और वो मैं भी समझता हूं कि टॉपिक वाइज अगर आपको कंटेंट दिया जाए तो आप उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये बात हुई राजस्थान की अर्थव्यवस्था की। अब अपने चलते हैं राजस्थान के भूगोल के ऊपर। राजस्थान का जो भूगोल है इसके अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें ज्यादातर समानताएं हैं, कुछ हद तक भिन्नताएं भी है। जैसे समानता वाले अगर टॉपिक्स की बात करें तो इसमें आपके भूगर्भिक संरचना और जो भू आकृतिक प्रदेश दिया हुआ है, यानी कि राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप को बताता है, भौतिक प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और भूगर्भिक संरचना भी आपको पढ़नी है, दोनों के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा अपवाह तंत्र है, झीलें हैं, सागर है, बांध हैं और जल संरक्षण तकनीकें हैं, ये भी दोनों में दी हुई है। जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र और जलवायु प्रदेश, ये आपके सीईटी ग्रेजुएशन में दिया हुआ है, जबकि जलवायु दशाएं सिर्फ जलवायु दशाएं आपके सीईटी 12th के अंदर दिया हुआ है। तो आप इसको पूरा ही पढ़ लेना, छोड़ना मत, ठीक है। जलवायु दशाएं जो दी हुई है ये सिर्फ इतना पढ़ के मत छोड़ना इसको, ये आप पूरा ही पढ़ लेना। दोनों की एक साथ ही तैयारी करना, अलग अलग तैयारी मत करना, एक साथ करोगे तभी बहुत अच्छी तैयारी कर पाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट ही सेम है, एक ही सोर्स यूज करना है, तो तैयारी तो एक साथ ही होगी सारी, ठीक है। हाँ, फोकस जोन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा पूरी तरह से, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो एक टॉपिक जलवायु है। इसी प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव जंतु और अभ्यारण्य है, मृदाएं हैं। राजस्थान में पर्यटन जो है वो टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें पर्यटन स्थल। जनसंख्या टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें आपको जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। इसके अलावा जनजातियां हैं और खनिज संपदा है। ये टॉपिक तो इन दोनों में ही कॉमन है, 10 टॉपिक। तो डिफरेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो जो सीईटी 12th है उसके अंदर आपके पशु संपदा का टॉपिक दिया हुआ है, जो कि सीईटी 12th में ही है, ग्रेजुएशन में नहीं। और सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर जो फसलें टॉपिक दिया हुआ है, रबी और खरीफ की फसलें, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, जो कि आपने ऊपर देखा था सीईटी 12th में था,
इक्को के सिलेबस में, ठीक है। इसके अलावा परिवहन के अंदर आप राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल और वायुयान, ये जो टॉपिक दिए हुए हैं ये सिर्फ आपको सीईटी ग्रेजुएशन में ही मिलेंगे। सीईटी 12th में सिर्फ पशु संपदा एक अलग टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, बाकी दोनों में टॉपिक कॉमन है। अब आते हैं इसके सोर्स के ऊपर कि आपको इसको कहां से पढ़ना चाहिए। तो देखो, इसका बेस्ट सोर्स तो एक है विजय सियाग सर की बुक, ठीक है। उसका रीजन ये है कि उसमें ये जो कुछ टॉपिक जैसे ये परिवहन है ये भी आपको मिल जाएगा। दूसरा इसका बेस्ट सोर्स है ब्रह्मास्त्र, ठीक है, छोटी बुक है, 107 ही पेज की बुक है और बहुत अच्छी कवरेज दी है। जो राजस्थान ज्योग्राफी का बुक रिव्यू किया था एसआई के रिगार्डिंग 5 और 6 अप्रैल वाली शिफ्ट के, तो उसमें ब्रह्मास्त्र की कवरेज बहुत अच्छी आई थी। तो सीईटी के सिलेबस को तो बहुत अच्छे से ये कवर करेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास, क्योंकि ये बुक पॉपुलर है तो आपके पास में होगी, तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपको नई बुक बाई करनी है तो आप ब्रह्मास्त्र बाई कर सकते हो, ये भी बाई कर सकते हो। इसके अलावा आप नाथ पब्लिकेशन भी अगर आपके पास है तो भी काम चल जाएगा। दीनदवाल है तो दीनदवाल से काम चल जाएगा, ज्ञान सरोवर है तो ज्ञान सरोवर से चल जाएगा, राहुल चौधरी है तो राहुल चौधरी से चल जाएगा, सिरेमिक है तो सिरेमिक से चल जाएगा। सिरेमिक का तो सेकंड एडिशन भी आ गया है जिसमें कंटेंट सेम है, राइटर चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब अगर अपने बात करें राजस्थान ज्योग्राफी की, तो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर ऑलमोस्ट सिलेबस दोनों में कॉमन है, 12th और ग्रेजुएशन में। और जो भिन्नताएं हैं वो मैंने आपको बता दी है और सोर्स भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऑथेंटिक बुक की तरफ जाना चाहते हो इसमें, तो ऑथेंटिक बुक में सिर्फ एक है एचएम सक्सेना, इसको भी आप पढ़ सकते हो, हरिमोहन सक्सेना जी की बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बट मेरी राय रहेगी आप इन्हीं स्टैंडर्ड बुक्स में से कोई एक बुक पढ़ लो, उससे आपका काम हो जाएगा। राजस्थान ज्योग्राफी में टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है राजस्थान की राज व्यवस्था। देखो, राजस्थान की राज व्यवस्था या राजस्थान पॉलिटी के अंदर जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, इसके अलावा राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, ये जो टॉपिक हैं ये सारे इन दोनों में कॉमन है, दोनों में ही पूछे जाएंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये पता नहीं क्यों छोड़ दिया इन्होंने गलती से, सीईटी ग्रेजुएशन में लोकायुक्त आता है, सीईटी 12th में लोकायुक्त नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक का डिफरेंस है। अब आते हैं इसके सोर्स के ऊपर, तो इसका बेस्ट सोर्स आपके लिए रहेगा ब्रह्मास्त्र, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी के अंदर आप जितनी छोटी बुक पढ़ोगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी का मैंने आपको एक सिंपल निष्कर्ष बता रखा है। चाहे आप 500 पेज की किताब पढ़ लो, चाहे आप 100 पेज की किताब पढ़ लो, आउटपुट सेम ही रहने वाला है, ठीक है। आउटपुट दोनों का सेम ही रहेगा, तो आप ब्रह्मास्त्र को ही प्रेफर करना इसमें, क्योंकि छोटी बुक है और बहुत अच्छी कवरेज दी है ब्रह्मास्त्र ने राजस्थान पॉलिटी में भी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास में राहुल चौधरी की बुक है या कोई और बुक है, बूस्टर की बुक है, मान लो आपके पास में सिरेमिक है ना, या फिर स्प्रिंग बोर्ड की बुक है राजस्थान पॉलिटी की, या फिर कोई और भी बुक है, तो उससे भी आपका काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें ऑथेंटिक सोर्सेज की तरफ जाने की नीड नहीं है कि आप गवर्नमेंट साइट्स और पढ़ रहे हो, नहीं, यहाँ वो नीड नहीं है, ठीक है। जहां इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा है और लेवल बहुत अच्छा आता है, वहां मैं आपको जरूर राय देता हूं कि आप ऑथेंटिक सोर्सेज की तरफ जाएं, लेकिन यहां आपका काम इन्हीं से हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने राजस्थान जीके के सारे सब्जेक्ट्स को देख लिया। अब अपने इंडिया जीके पे आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो पीवाईक्यू एनालिसिस है, चलो वो अपने बाद में करेंगे, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा, बाद में एक फ्लो में चीजें चलती रहे। इंडिया जीके की अगर अपने बात करें तो सिंपली मैं आपको दो चीजें बता देता हूं, जो आपके इंडियन पॉलिटी है और जो इंडियन ज्योग्राफी है वो तो दोनों में ही है, लेकिन जो इंडियन हिस्ट्री दी हुई है और जो इंडियन आपके इकोनॉमी दी हुई है, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी, ये सिर्फ आपको ग्रेजुएशन वाली सीईटी में ही देखने को मिलेगी, 12th वाली सीईटी के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये डिफरेंस है। तो अब एक एक करके इनकी बात करते हैं।
पहले बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, तो बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखना। इंडियन पॉलिटी जो है, जो 12th वाली सीईटी है, इसमें बहुत कम दी हुई है। जैसे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो दोनों में कॉमन है, तो उसमें एक तो आता है भारतीय संविधान की प्रकृति। अब भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, इसमें आपको भारतीय संविधान की बेसिकली विशेषताएं ही पढ़नी है, ठीक है। फिर आपके प्रस्तावना दी हुई है, मौलिक अधिकार, बेसिकली दार्शनिक तत्व दिए हुए हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये इन दोनों में ही आएगा, 12th में और ग्रेजुएशन में। और 12th का इतना ही सिलेबस, आप ये मान लो 12th में कोई अलग टॉपिक नहीं दिया हुआ इसके अलावा। लेकिन ग्रेजुएशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक अलग आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे संविधान सभा आपको पढ़ना पड़ेगा, भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसके अंदर आप अनुसूचियां पढ़ोगे और संविधान के स्रोत भी पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप संघीय ढांचा पढ़ोगे, फिर संवैधानिक संशोधन पढ़ोगे, आपातकालीन प्रावधान पढ़ोगे। अब ये जो संघीय और राज्य कार्यपालिका टॉपिक दिया हुआ है, तो इसमें आप संघीय कार्यपालिका तो पढ़ ही चुके हो। यहाँ नीचे आपको जो टॉपिक दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो इसमें जो बच गए कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो। फिर इसी प्रकार से राज्य कार्यपालिका में आपने राज्यपाल पढ़ा है, मुख्यमंत्री पढ़ा है और मंत्री परिषद पढ़ा है। तो उसके अलावा जो टॉपिक बच जाएंगे, जैसे कि महाधिवक्ता, वो आप पढ़ सकते हो राज्य कार्यपालिका में, ठीक है, क्लियर। इसके बाद में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है, संसद है, उच्चतम न्यायालय है, जनहित याचिका है। इसके अलावा कुछ आयोग दिए हुए हैं, जैसे निर्वाचन आयोग है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सूचना आयोग दिया हुआ है, लोकपाल दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिया हुआ है। तो ये इतने सारे टॉपिक जो है वो आपके सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सीईटी 12th में ये नहीं है। 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सीईटी ग्रेजुएशन में अलग मिलेंगे इंडियन पॉलिटी के, और ग्रेजुएशन वाले में बहुत कम दिया हुआ है। अब आते हैं इसके सोर्स पर कि इसको कहां से पढ़ना चाहिए। देखो, आप इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत आरएसएसबी के लिए सही नहीं रहेगी, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी की आपको ऐसी बुक बाई करनी चाहिए जो कि कम पेजेस में हो, ठीक है, कम पेजेस में आपको एक अच्छी कवरेज दे। तो कम पेजेस में अगर अपने बात करें, तो अगर आप राहुल चौधरी की बुक बाई करोगे तो बहुत ज्यादा बड़ी है, सिरेमिक की बुक बाई करोगे तो बहुत बड़ी है, परीक्षा वाणी बहुत बड़ी बुक है, ठीक है, महेश वर्णवाल बहुत बड़ी बुक है, लक्ष्मीकांत सबसे बड़ी बुक है। तो सबसे जो छोटी बुक है इंडियन पॉलिटी की, और जिसमें ऑलमोस्ट कवरेज आपको इन टॉपिक्स की मिलेगी, सारे टॉपिक की कवरेज मिल जाएगी, वो आपकी आती है बूस्टर एकेडमी की बुक, ठीक है। तो जो बूस्टर एकेडमी की बुक है वो 250 से भी कम पेज की है इंडियन पॉलिटी की, और वो आप आरएसएसबी के एग्जाम्स के लिए उसको आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंडियन पॉलिटी का सोर्स। अब अगर अपने आगे चलें, इसमें अगला जो सिलेबस है वो है आपके इंडियन इकोनॉमी का। तो इंडियन इकोनॉमी में यहां साफ साफ लिखा है सीईटी 12th के तो सिलेबस में ही नहीं है। और ग्रेजुएशन में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, तो ये आपके एसआई वाले ही टॉपिक है। समृद्धि और विकास का आधारभूत ज्ञान है, बजट निर्माण है, बैंकिंग है, लोक वित्त है, जीएसटी है, राष्ट्रीय आय है, राजकोषीय और मौद्रिक नीति है, सब्सिडी है, पीडीएस है, ई कॉमर्स है, अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग, सेवा और व्यापार। इसके अलावा कुछ क्रांतियां हैं, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजना और नियोजन है, प्रमुख आर्थिक समस्याएं और सरकार की पहल, साथ ही साथ आर्थिक सुधार और उदारीकरण। ये टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके सिर्फ सीईटी ग्रेजुएशन में है, 12th में है नहीं। अब आपको इसके लिए सोर्स, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, इसके लिए भी आपको कम पेज का सोर्स ही बाई करना चाहिए। तो इसके दो मेन सोर्स हैं, एक तो है महेश वर्णवाल, ठीक है, जो थोड़ी बड़ी बुक है, ठीक है। महेश वर्णवाल की जो बुक है वो काफी बड़ी है। जो छोटी बुक है जो 250 से भी कम पेज की है, वो सेम बूस्टर एकेडमी की बुक है, ठीक है, और बहुत अच्छी बुक है। बूस्टर एकेडमी की बुक भी बहुत अच्छी बुक है, जो आपके इंडियन इकोनॉमी को कवर करती है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी दोनों के लिए आप बूस्टर एकेडमी की जो बुक है वो बाई कर सकते हो। कम पेज में आपको आरएसएसबी के हिसाब से बहुत अच्छी कवरेज देगी वो, ठीक है। अब अपने आगे चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर, और वो है इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में भी बेसिकली पार्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। हालांकि इसमें ये जरूर लिखा हुआ है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, तो इसमें आपके एंशिएंट और मिडिवल भी शामिल होते हैं, लेकिन आपको उन पे इतना फोकस नहीं करना है, ठीक है। देखो,
ट्वेल्थ वाली सीईटी में तो इंडियन हिस्ट्री है ही नहीं। जो ग्रेजुएशन वाली सीईटी है इसमें इंडियन हिस्ट्री के दो पोर्शन बिल्कुल ही नदारद हैं, एंशिएंट और मिडिवल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दिया हुआ है, और मॉडर्न के कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं तो वो आप ध्यान से समझ लो। 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, एक तो ये टॉपिक दिया हुआ है। एक आपके भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जिसकी विभिन्न अवस्थाएं हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बोल लो, देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान करता है। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग के अंदर संस्थानिक निर्माण, विज्ञान और तकनीकी का विकास। तो ये जो सारे टॉपिक दिए हुए हैं ये आपको सीईटी ग्रेजुएशन में पढ़ने हैं और ये आधुनिक काल से रिलेटेड है। तो आपको मैं एक इसका बेस्ट सोर्स बताता हूं, आधुनिक काल की सिरेमिक एकेडमी की जो बुक है, सिर्फ आधुनिक की, ठीक है, सिर्फ आधुनिक की सिरेमिक एकेडमी की बुक, या फिर आप स्प्रिंग बोर्ड, इन दोनों में से कोई भी एक आधुनिक काल के लिए, ठीक है, सिर्फ आधुनिक काल ही खरीदना, एंशिएंट मिडिवल बिल्कुल भी नहीं खरीदना है आपको, आधुनिक काल ही खरीदनी है। सिरेमिक एकेडमी की बुक सबसे अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा आप स्प्रिंग बोर्ड को भी ऑप्शन में रख सकते हो, स्प्रिंग बोर्ड के अंदर आपको पेजेस जो है वो कम मिलेंगे, ठीक है, सिरेमिक से। तो ये आपका सोर्स रहना चाहिए इंडियन हिस्ट्री के लिए, ठीक है, सिरेमिक एकेडमी या फिर स्प्रिंग बोर्ड। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई और बुक है मान लो जिसमें सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दी हुई है, तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसमें ऑथेंटिक सोर्सेज की तरफ जाने की नीड एज सच इतनी नहीं है कि ये टॉपिक वैसे तो आरबीएससी की बुक है उसमें दिए हुए हैं, लेकिन आप इन बुक में भी उनकी कवरेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, आप सिरेमिक एकेडमी या फिर स्प्रिंग बोर्ड में से किसी एक को बाई कर सकते हो। तो ये बात हुई इंडियन हिस्ट्री की। इसके बाद अपने बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, जो कि दोनों में ही दिया हुआ है। तो इनमें दोनों में कॉमन टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है या भौतिक प्रदेश है, वो टॉपिक दोनों में सेम है। नदियां, बांध, झीलें और सागर, ये दोनों में सेम है। इसके अलावा वन्य जीव और वन्य जीव अभ्यारण्य जो टॉपिक है, ये दोनों में सेम है, ठीक है। और इतना ही सिलेबस 12th का है, तो ये 12th के अंदर तीन ही टॉपिक है। लेकिन जो सीईटी ग्रेजुएशन है उसमें इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो काफी बड़ा है, उसमें और टॉपिक ऐड हो जाते हैं, जलवायु और मानसून तंत्र, फसलें ऐड हो जाती है जिसमें ये कुछ चुनिंदा फसलें ही पढ़नी है, खनिज ऐड हो जाते हैं जो आपको कुछ चुनिंदा खनिज ही पढ़ने हैं, ऊर्जा संसाधन, उद्योग और औद्योगिक प्रदेश टॉपिक आता है। इसके अलावा परिवहन टॉपिक है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ने हैं, परिवहन के साधन पढ़ने हैं, व्यापार पढ़ना है। तो इतने सारे टॉपिक आपके ऐड हो जाते हैं सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर। अब आते हैं इसके सोर्स की तरफ। इंडियन ज्योग्राफी का बेस्ट सोर्स आपके लिए क्या होना चाहिए? तो इंडियन ज्योग्राफी का मैंने कई बार आपको बता रखा है, वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह ही आपके लिए काम करेगी, अच्छी कवरेज देगी आपको और पढ़ने में बहुत ही सहज है, रंगीन है, ठीक है। रमेश सोनी सर की जो बुक है इंडियन ज्योग्राफी की, आपको किसी और बुक देखने की नीड नहीं है, ठीक है। रमेश सोनी सर की बुक जो है वो सबसे अच्छी है, ठीक है। तो ये आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए फॉलो कर सकते हो। अब अपने नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो है जनरल साइंस। यहां पर सबसे मेन गेम है सामान्य विज्ञान में। अभी तक आपने जो जीके के सब्जेक्ट देखे हैं तो वहां पर आपने ये पाया होगा कि जो जीके के सब्जेक्ट हैं उनके अंदर जो ज्यादा सिलेबस है वो ग्रेजुएशन में जाता है, जबकि 12th के अंदर जीके का जो सिलेबस है वो कम है, ठीक है। लेकिन अब वो पैटर्न पूरी तरह आगे चेंज होगा। जो सामान्य विज्ञान है, आपके जनरल साइंस है जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट आते हैं, उसका जो सिलेबस है वो 12th का ज्यादा है, जबकि ग्रेजुएशन का क्या है, कम है। अब दोनों में कॉमन टॉपिक कौन कौन से हैं? तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, केमिस्ट्री का टॉपिक है, दोनों में सेम है। दैनिक जीवन के रसायन जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर है, खाने का सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, साबुन अपमार्जक है और भी बहुत सारे रसायन जो है वो दोनों में सेम है। इसके अलावा जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व दोनों में सेम है, ठीक है। इसके अलावा रक्त समूह और रक्त आधान है ना, खून चढ़ाना बेसिकली, और आरएच कारक, ये दोनों में सेम है। स्वास्थ्य देखभाल के तहत इसमें संक्रामक, असंक्रामक और पशुजन्य रोग दिए हुए हैं, ये दोनों में सेम है, क्योंकि इस जो 12th वाली सीट है उसमें मानव रोग दिया हुआ है, कारण, निवारण, रोगाणु और
मानव स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है बेसिकली। इसी प्रकार से कुपोषण दिया हुआ है और सीईटी ग्रेजुएशन में दिया हुआ है आहार और पोषण, तो ये एज इट इज सेम ही है। तो ये इतने सारे टॉपिक तो इसमें है सेम। डिफरेंस कहाँ है? सारा डिफरेंस आता है यहाँ पर। सीईटी 12th के अंदर जो है केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक अलग हैं जो ग्रेजुएशन में आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उत्प्रेरक, धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक, कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कार्बन के अपर रूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएनजी बहुलक। इसी प्रकार से अगर आप फिजिक्स के टॉपिक देखोगे तो प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के टाइप, दृष्टि दोष और उसका निवारण, ये टॉपिक सिर्फ 12th में है, ग्रेजुएशन में नहीं है। जीव विज्ञान में आनुवंशिकी संबंधी शब्दावली, मेंडल के आनुवंशिकता नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, ये टॉपिक जो है आपके 12th वाली सीईटी में है, ग्रेजुएशन में नहीं है। पर्यावरण पारिस्थितिकी में भी पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, तो ये जो टॉपिक है ये सिर्फ 12th में है, ग्रेजुएशन में नहीं है। फिर कुछ ऐसे टॉपिक है जो केवल ग्रेजुएशन में है, 12th में नहीं है, जैसे कि फिजिक्स का टॉपिक ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा, विद्युत धारा, ये आपके ग्रेजुएशन में ही आपको मिलेंगे, 12th के अंदर नहीं मिलेंगे। फिर अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है, केमिस्ट्री का टॉपिक, पर्यावरण और पारिस्थितिकी प्रभाव, इसके अलावा जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सतत विकास या संधारणीय विकास, ये टॉपिक सिर्फ सीईटी ग्रेजुएशन में है, 12th में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, और कॉमन टॉपिक मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं इसके सोर्स के ऊपर कि इसको आपको कहां से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसका मैं आपको बेस्ट सोर्स बताता हूं। साइंस को कभी भी अगर मैंने आपको ये बताया था सीईटी के सिलेबस को 100% तैयार कर लो, उससे आपके ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम तैयार हो जाएंगे, कोई भी हो, चाहे वीडियो एलडीसी हो। अगर आप देखोगे तो सीईटी 12th का जो सिलेबस है साइंस का, वही आपके एलडीसी का है। ठीक है, एलडीसी का जो साइंस का सिलेबस है वही सेम एज इट इज सीईटी 12th के साइंस का सिलेबस है। एलडीसी का जो मैथ है वही सेम सीईटी का मैथ है 12th का। तो ये दोनों 50-50 क्वेश्चन का मार्जिन रखते हैं। टोटल 150 में से 100 क्वेश्चन दो सब्जेक्टों से। अगर आपने सीईटी में इनको ढंग से पढ़ लिया और हिंदी इंग्लिश आपने, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी है सीईटी में, तो आपकी एलडीसी की तैयारी तो हो ही गई समझो। सीईटी से आपकी एलडीसी की 100% तैयारी हो जाएगी और ऐसे सारे ही एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी अगर आपने सीईटी के सिलेबस को 100% कर लिया। अगर आप 40% वाले फेयर में फंस गए तो फंस गए। ठीक है, फिर आपसे कुछ भी नहीं होगा। और हम ऐसा एक इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज या फिर बैच प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर आरएसएसबी के जितने भी एग्जाम है उनकी एक साथ तैयारी करवाई जा सके। ठीक है, और बहुत ही पॉसिबल है ये, बस थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है कौन सा सिलेबस सेम है। इजीली इसको मैनेज किया जा सकता है, आप सारे एग्जाम्स की एक साथ तैयारी कर सकते हो इंटीग्रेटेड सिलेबस के माध्यम से। ठीक है, तो वो भी बहुत जल्द आने वाला है। अब अपने इसके सोर्स की बात करें अगर अपने साइंस के, तो ये पूरा का पूरा जो साइंस का सिलेबस है वो आपके लिया गया है एनसीईआरटी और आरबीएससी की ओल्ड पैटर्न से। ठीक है, और ये मैंने आपको बहुत पहले ही एलडीसी के हिसाब से प्रोवाइड करवाया था, वही सेम सीईटी के हिसाब से रहेगा। और ये आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी आरबीएससी की कंपाइल्ड पीडीएफ जो है, अब ध्यान से सुनना, इसकी जो कंपाइल्ड पीडीएफ है वो आपको लोकबंधु 2025 टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, डायरेक्ट सर्च करोगे तो इससे आ जाएगा। यहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप ऐप पे जाना, वहां पर फ्री, ये जो आज मैं आपको ये बता रहा हूं सारा का सारा, इसकी भी पीडीएफ जो है वो आपको लोकबंधु ऐप डाउनलोड करना। आप पहले तो लोकबंधु ऐप डाउनलोड करोगे, फिर उसके फ्री मटेरियल में आपको सीईटी वाले फोल्डर के अंदर आपको सारी पीडीएफ जो है वो मौजूद रहेगी वहां पर। तो ये भी आपको वहां पर दिखेगी साइंस वाली। ठीक है ना, जिसमें कि साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों को कंपाइल करके डाला हुआ है। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों को कंपाइल करके डाला हुआ है, थ्योरी पोर्शन को। ठीक है, उसके बाद हमने इस थ्योरी पोर्शन के सारे कंटेंट को यूज करते हुए इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में चेंज किया था, और 1200 से भी अधिक एमसीक्यू जो है वो पूरे सिलेबस के
जिसमें कि फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, एनवायरनमेंट था और टेक्नोलॉजी था। ठीक है, इन 5 सब्जेक्ट के 1200 से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी कंटेंट में से, जो एनसीईआरटी और आरबीएससी का था, विस्तृत व्याख्या सहित, जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन थे, मैच द कॉलम क्वेश्चन थे, वन लाइनर थे, कथन कारण थे, सारे ही प्रकार के क्वेश्चन थे। तो उनके माध्यम से हमने ये एमसीक्यू सेट तैयार किया था 1200 प्रश्नों का। ये अगर आपको प्राप्त करना है तो एक व्हाट्सएप नंबर मैं बता रहा हूं, वहां से आपको मिलेगा, और ये पेड है, ध्यान रखना, 9145902683। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देना कि हमें सीईटी साइंस का या एलडीसी साइंस के एमसीक्यू सेट चाहिए, तो आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हो, एमसीक्यू के थ्रू कवर करना चाहते हो, तो वो आप यहां से कवर कर सकते हो, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, एमसीक्यूज के थ्रू। तो ये बात हुई साइंस की। तो साइंस का मैंने आपको बेस्ट सोर्स बता दिया है, कोई बुक खरीदने की 1% ही नीड नहीं है, पूरा ऑथेंटिक पढ़ो, क्योंकि खूब वेटेज है, आगे आप जान जाओगे इसका, साइंस का। और एलडीसी में आप देखो साइंस कितना आता है, वनपाल में कितना आता है। ठीक है, तो ये बात हुई साइंस की। अब अपने टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों में कॉमन कौन कौन से टॉपिक है? एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, ये दोनों में कॉमन है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, ये दोनों में कॉमन है। इसके अलावा ये जो जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये आपके सिर्फ 12th में दी हुई है, जिसके अंदर आप जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नए पौधों पादप किस्मों का विकास, पराजीनी या ट्रांसजेनिक जीव, ये बेसिकली आपके जो 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक है एनसीईआरटी की, वहां पर ये टॉपिक दिए हुए हैं, और आरबीएससी की ओल्ड बुक में दिए हुए हैं। तो ये सब भी मैंने कंपाइल करके, वो जो आपको ऊपर पीडीएफ बताई है थ्योरी वाली और एमसीक्यूज की, उन सब में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है ना, वो साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों की कंपाइल्ड है, ध्यान रखना। बस उसमें ये आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी और ये राजस्थान वाले नहीं मिलेंगे, ये हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, सीईटी ग्रेजुएशन में एक डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा है, और उसके अलावा राजस्थान के विशेष संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास जो है ये, और इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी और पशु पालन। ठीक है, ये बेसिकली आप पूरा का पूरा राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ ही लेते हो, तो इसको अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, बाकी सारा कंटेंट आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों का, जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी का पूरा एनसीईआरटी आरबीएससी कंपाइल्ड कंटेंट उस पीडीएफ में है। कैसे मिलेगी? टेलीग्राम पे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, नहीं तो ऐप पे जाना, वहां पर आपको सीईटी का फोल्डर अलग से मिलेगा फ्री मटेरियल के अंदर। ठीक है, वहां सीईटी का फोल्डर होगा, वहां आपको ये इजीली मिल जाएगी। ठीक है, ये तो बात हुई साइंस की। अब अपने बात करते हैं मैथ की, मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के सिलेबस को ध्यान से समझना, दोनों में क्या क्या कॉमन है ध्यान रखना। सीईटी जो 12th का सिलेबस है वो ज्यादा बड़ा है मैथ का ग्रेजुएशन की तुलना में। साइंस की भी सेम कहानी है, मैथ की भी सेम कहानी है, और ये सेम सिलेबस ही आपके एलडीसी में आपको मिलेगा। तो इसमें जो आपके अंक गणित का पार्ट है, उसमें एक पार्ट होता है व्यवसायिक गणित, जो व्यवसाय में प्रयुक्त होता है, जैसे कि अनुपात, समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साझा है, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये टॉपिक जो है आपको 12th में भी मिलेंगे और ग्रेजुएशन में भी मिलेंगे, दोनों में सेम है। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन जो टॉपिक है, ये दोनों में सेम है, जहां पर समतल आकृतियों का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, जिसको कि ग्रेजुएशन में डिफाइन करके दिया हुआ है, जिसमें त्रिभुज है, वृत्त है, दीर्घवृत्त है, समलंब चतुर्भुज है, आयत है, गोला है, बेलन है, इन सब का आपको क्षेत्रफल करना है। ठीक है, इसके अलावा आयतन के अंदर आपको किन किन का करना है? घन, घनाभ, गोला, शंकु और बेलन, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दो टॉपिक दोनों में सेम है। फिर भिन्नताएं कहाँ हैं? भिन्नताएं ज्यादा है सीईटी 12th के अंदर। सीईटी 12th में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए मैथमेटिक्स के, इसलिए वेटेज भी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। अंक गणित और बीज गणित के कौन कौन से टॉपिक हैं? तो इसमें एक वैदिक गणित दिया हुआ है, जिसमें कि वैदिक विधि से आप पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल और घनमूल जो है वो निकाल सकते हो, जिसमें 6 अंकों तक की संख्याएं मेंशन की गई है। इसके अलावा गुणनखंड और समीकरण,
इसमें गुणनखंड है, बहुपद के गुणनखंड समीकरण है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, कक्षा 10 की किताब है बेसिकली। लॉग है, बट्टा है ना। ज्यामिति और क्षेत्रमिति की अगर अपने बात करें तो इसमें रेखाएं और कोण, ठीक है, त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता है, समरूप त्रिभुज है। इसके अलावा निर्देशांक ज्यामिति दी हुई है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसमें कार्तीय निर्देशांक पत्ती है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी है, आंतरिक और बाह्य विभाजन है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, एनसीईआरटी की कक्षा 9 से 10 की किताबों से लिए गए हैं सारे के सारे टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी दी हुई है जिसमें कि कोण और उनके माप हैं, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं हैं, ऊंचाई और दूरी की सामान्य समस्याएं हैं। इसके अलावा सांख्यिकी में आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। इसके अलावा माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी और सूचकांक। ये टॉपिक जो है मैथमेटिक्स के, ये आपको मिलेंगे 12th वाली सीईटी में सिर्फ, और ग्रेजुएशन वाली सीईटी में सिर्फ जो टॉपिक है उसमें एक अंक गणित के कुछ टॉपिक हैं जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ठीक है, और एक यूनिटरी जो मेथड है वो आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा, वो 12th में नहीं दिया हुआ। और एक ये जोड़, घटाव, गुणा, भाग दिए हुए, ये ग्रेजुएशन में है, 12th में नहीं। कहने का बहुत सा सिंपल सा मीनिंग है कि साइंस और मैथ दोनों का, साइंस और मैथ दोनों के अंदर जो ग्रेजुएशन है उसका सिलेबस बहुत ही कम है 12th की तुलना में। 12th की तुलना में ग्रेजुएशन का सिलेबस बहुत ही कम है साइंस और मैथ का, ठीक है। अब आते हैं इसके बेस्ट सोर्स की तरफ कि आपको मैथमेटिक्स कहां से पढ़नी चाहिए। तो देखो, मैथमेटिक्स के अगर सोर्स की अपने बात करें तो आपके पास में एक ऐसी पहली बात तो ये है जिनकी गणित कमजोर है और वो आरएसएसबी के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो गणित का ट्यूशन लें अच्छे से, ठीक है। किसी भी एक टीचर से आप अच्छे से पढ़े, बहुत सारे गणित के अच्छे अच्छे राजस्थान में टीचर्स हैं जो अपने ऐप पर पढ़ाते हैं, आप उनसे कोर्स लेके आराम से गणित सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप आरएसएसबी की एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो गणित एक मेन कड़ी है, ठीक है, एलडीसी वगैरह इन सब में। तो गणित तो आपको आनी चाहिए। अगर आपको गणित नहीं आती, आपको सीखनी है, तो आप सबसे पहले तो इसकी कोचिंग करें और उस कोचिंग में जो भी नोट्स और कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है वहां से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप नए स्टूडेंट हैं मान लो और आपको गणित अच्छे से आती है, ठीक है, आप मैथ के ही स्टूडेंट रहे और आपको गणित अच्छे से आती है, तब भी आपको एक बार क्लासेस जरूर लगानी चाहिए और इनसे जितना भी कंटेंट आपको मिलता है वो सारा बटोर लेना चाहिए। फिर भी अगर आप कोई बुक बाई करना चाहते हो तो उसका आपको मैं बता देता हूं, आरएसएसबी सेंट्रिक जो बुक है पूरे सिलेबस को कवर करती है, उसमें दो किताबें हैं बेसिकली। एक तो किशोर सिंह राजपुरोहित सर जो उत्कर्ष के थे, है ना, इनकी बुक है, और एक उत्कर्ष क्लासेस की ही बुक है। इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक जो है वो बाई कर सकते हो, दोनों ही आपके इस पूरे सिलेबस को कवर करती है। दोनों की दोनों किताबें आपके इस पूरे सिलेबस को कवर करेगी 12th और ग्रेजुएशन वाले को, ठीक है। आरएसएसबी सेंट्रिक है पूरी तरह से ये किताबें, ठीक है, किशोर सिंह राजपुरोहित और उत्कर्ष क्लासेस की। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग में बेसिकली जो 12th वाला जो सीईटी है उसमें रीजनिंग में साफ साफ इतना ही लिखा हुआ है, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक योग्यता। तो इसमें ऑलमोस्ट सारी ही रीजनिंग आ गई बेसिक लेवल की। लेकिन जो सीईटी ग्रेजुएशन में, उसमें आपको रीजनिंग के टॉपिक डिफाइंड मिलेंगे जैसे कि सीरीज और एनालॉजी, ठीक है ना, फिगर मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन, वर्णमाला परीक्षण, गद्यांश और उसका निष्कर्ष, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग और टाइम स्क्वायर, है ना, मेकिंग जजमेंट, शब्दों का तार्किक क्रम, लुप्त संख्या या संख्या को भरना। तो ये आपके रीजनिंग के टॉपिक ग्रेजुएशन में दिए हुए हैं। अगर आप ये कर लेते हो तो 12th वाले तो तैयार हैं ही आपके, ठीक है, उसमें बेसिक रीजनिंग आएगी। तो इन टॉपिक को करने के सोर्सेज की अगर अपने बात करें तो इसका एक अच्छा सोर्स है उत्कर्ष क्लासेस की रीजनिंग, धमाका करके, पता नहीं क्या नाम है, रीजनिंग, ठीक है,
रीजनिंग 40। अच्छा हाँ, रीजनिंग रीजनिंग मैथ बूस्टर है उसका नाम, मैथ वाली का। ठीक है, तो इसमें रीजनिंग 40 करके बुक है उत्कर्ष क्लासेस की, वो आप बाई कर सकते हो। उसमें टू द पॉइंट आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट दिया हुआ है, ये वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, रीजनिंग का, और उसका नाम मैथ बूस्टर था ऊपर वाली का, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें टू द पॉइंट आपको सारा का सारा कंटेंट जो है मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने पूरे राजस्थान की कोचिंग्स को इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पर, हर की एक एक किताब, क्योंकि जिसकी जो बेस्ट किताब है इस एग्जाम के हिसाब से और आरएसएसबी के तमाम एग्जाम्स के हिसाब से, उन सबको मैंने लिया यहाँ पर। ठीक है, अब अगर अपने बात करते हैं सामान्य हिंदी की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक, बेसिकली दोनों में सेम है। तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, विकारी या विकारी, ये दोनों में सेम है। शब्द ज्ञान में आपके पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थक शब्द सेम दिए हुए हैं। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि दोनों में ही दिया हुआ है। फिर आपके मुहावरे, लोकोक्तियां दोनों में है। प्रशासनिक शब्दावली दोनों में है। कार्यालय पत्र जो है वो दोनों में दिए हुए हैं। डिफरेंस कहाँ है फिर, तो सीटी 12th के अंदर शब्द युगम आता है, वो ग्रेजुएशन में नहीं आता। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सीटी 12th में आता है, ग्रेजुएशन में नहीं आता। ठीक है, ग्रेजुएशन में क्या क्या आता है, ध्वनि और उसका वर्गीकरण आता है, वो यहाँ नहीं आता। विराम चिन्ह आता है, वो यहाँ नहीं आता। कारक आता है, वो यहाँ नहीं आता। हिंदी की संवैधानिक स्थिति है, वो यहाँ नहीं आता ग्रेजुएशन में, ये सॉरी 12th में, ये सिर्फ ग्रेजुएशन में आते हैं। अब अगर अपने बात करें हिंदी के बेस्ट सोर्सेज की, तो बहुत अच्छे से आप जानते हो हिंदी का सबसे बेस्ट सोर्स आपके लिए राघव प्रकाश, अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इसी को आप पढ़ते रहें। ठीक है, आपका आरएसएस भी तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और एफर्ट करना चाहते हो तो आरबीएससी की जो आपके 9 to 12 की 2 बुक्स हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हो, और उनको भी मैं कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा बस। ठीक है, उनको मैं उनमें से जितना भी रिपीटिटिव कंटेंट है वो सारा मैं हटा रहा हूँ, और उनको दोनों को जोड़कर एक बुक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम मिला तो 2 महीने के अंदर अंदर इसको भी निकाल देंगे। तो ये भी आपके बहुत बड़ी कड़ी है बेसिकली, एसआई के अंदर भी और आरएसएसबी के तमाम एग्जाम्स में सबसे बड़ी कड़ी है आरबीएससी की जो 9 to 12 की दोनों किताबें हैं वो। ठीक है, तो ये आपके हिंदी के सोर्स हो गए। अब आप देखो हिंदी अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली यहां से, तो आपका एलडीसी का जो पेपर 2 है उसकी पहली यूनिट रेडी होगी। तो ये फायदा है सीईटी को कंप्लीट पढ़ने का। 40% के पीछे मत भागना, पहले ही बोल रहा हूं मैं। ये 40% करके एसआई के अंदर 1000 कम लोग सेलेक्ट हुए हैं, इतना ज्यादा हवा बना दिया था। अभी भी वही देख रहा हूं मैं, यूट्यूब पे वही ट्रेंड चल रहा है। जो प्रसिद्ध टीचर्स हैं वो आके यही बोल रहे हैं 40% कैसे करें, 40% कैसे करें। क्यों? क्योंकि वीडियो पे व्यूज आने चाहिए, व्यूज व्यूज खेल रहे हैं सब। 40% वाला अगर टाइटल रखेंगे तो व्यूज आएंगे, और 40% पे बात करेंगे तो व्यूज आएंगे। भाई आप सीईटी के सिलेबस की महानता तो समझो, कितना बड़ा सिलेबस है जिससे आपका पूरा आरएसएस भी क्लियर हो जाता है। आरएसएसबी के कोई भी एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो अगर आपने सीईटी का 100% सिलेबस कवर कर लिया तो। ये चीज तो समझो आप, व्यूज खेलने इनको। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है आपके, उसमें ग्रामर का पोर्शन जो है जिसमें टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स और प्रीपोजिशन है, ये दोनों में सेम है। इसके अलावा जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है जिसके अंदर आपके हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इसके अलावा ग्लोसरी वाला भी है इसमें, हिंदी टू इंग्लिश है ना, विद देयर हिंदी वर्जन। ऑफिशियल टर्म्स जो आप पारिभाषिक शब्दावली पढ़ते हो उसका बस जस्ट उल्टा है ये, है ना। सिनोनिम, एंटोनिम, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये दोनों में सेम है। इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज, लेटर राइटिंग से रिलेटेड आपके जैसे ऑफिशियल लेटर है, डेमी ऑफिशियल लेटर है, सर्कुलर है, नोटिसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर देखोगे तो सीटी 12th में तो कुछ भी नहीं बचता है। फिर सीटी ग्रेजुएशन में इन्होंने फिर वही एक टॉपिक छोड़ दिया, ईडियम्स एंड फ्रेज। ठीक है, जैसे उन्होंने लोकायुक्त ऊपर छोड़ा था वैसे ही ईडियम्स एंड फ्रेज छोड़ दिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, बस सीटी ग्रेजुएशन में एक अलग टॉपिक ऐड हो जाता है ईडीएम और फ्रेज का।
अब अगर अपने बात करें इंग्लिश के बेस्ट सोर्स की, तो इंग्लिश का जो आरएसएसबी को अच्छे से टारगेट करता है, इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा सिलेबस आपका कवर करता है, वो है आपके वीआईपीएम एकेडमी की शिवानी मैम की जो बुक है, वीआईपीएम एकेडमी की शिवानी मैम की जो बुक है, वो पूरी तरह से आरएसएसबी के एग्जाम्स के लिए ही लिखी गई है, आरएसएसबी के एग्जाम को सेंटर करके ही लिखी गई है। आप मार्केट में अगर आप जाओगे ना, तो बहुत कम किताबें आपको मिलेगी जो आरएसएसबी को सेंटर करके लिखी हुई हो, ठीक है। तो ये जो बुक है आपकी आरएसएसबी सेंट्रिक है, इसके अलावा इंग्लिश की तमाम किताबें हैं, ठीक है ना, बहुत किताबें हैं इंग्लिश की, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है इस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश के, वो आपकी रहेगी वीआईपीएम एकेडमी की इंग्लिश की बुक, जो आपके पूरे पैटर्न पर ही आधारित है और पूरा सिलेबस आपका कवर करती है। अब आते हैं कंप्यूटर पर, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर टॉपिक दिया हुआ है, कंप्यूटर की विशेषताएं दोनों में सेम है, कंप्यूटर का संगठन या संरचना दोनों में सेम है, रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट उपकरण, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक्सेल स्प्रेडशीट पावर पॉइंट इन सब का व्यवहारिक ज्ञान ये दोनों में सेम है, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन में तो कुछ टॉपिक अलग है, सीटी 12th में सिर्फ इतना ही है। ग्रेजुएशन के अंदर आपको एक टॉपिक अलग मिलेगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या संबंध होता है, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी की एक बुक है आईसीटी की, उसमें आपको मिल जाएंगे और उनको मैं कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको कोई बुक बाई करनी है, वैसे तो बेस्ट सोर्स आपका रहेगा एनसीईआरटी का। अगर आपको बुक बाई करनी है तो ये ब्रह्मास्त्र जो है, आपनी आपनी पढ़ाई है क्या, आपनी पढ़ाई, ये दो एक जैसी है, राहुल चौधरी और रोहित चौधरी, आपनी और उसकी क्या है, हाँ, तो जो भी है, जो रोहित सर वाली बुक है, उन्होंने अभी कंप्यूटर की स्पेशल बुक निकाली है आरएसएसबी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा एनसीईआरटी का कंपाइल्ड कंटेंट, सारा का सारा वहीं से पूरा का पूरा पेपर बनेगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का सोर्स हुआ। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, तो करंट अफेयर्स में बेसिकली आपके तीनों ही हैं, इंडियन करंट अफेयर्स भी है, राजस्थान करंट अफेयर्स भी है और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी है, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो बहुत कम पूछा जाता है, इसमें ज्यादा इंडिया और राजस्थान का ही पोर्शन आता है, ठीक है। सोर्सेज की बात करें तो हम भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, 15-15 दिन के अंतराल में, सबसे यूनिक तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है 15-15 दिन के अंतराल में, जबकि बाकी आपको जो है वो पूरा का पूरा मासिक प्रोवाइड करवाते हैं, मासिक। तो आपकी इच्छा है, आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है लोकबंधु करंट अफेयर्स करके, लोकबंधु करंट अफेयर्स करके, वहां पर आपको 15-15 दिन में बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ ऑथेंटिक जो सोर्स हैं, जिसमें सुजस है, पीआईबी है, न्यूज़पेपर्स हैं, इन सब का कंटेंट कंपाइल करके बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, बिल्कुल निशुल्क, ठीक है। तो लोकबंधु करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे, वहां से भी आप जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स, उसको भी कैरी ऑन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक सवाल ये भी आएगा, करंट अफेयर्स कितने मंथ तक का पढ़ना है, तो बहुत सिंपल, आरएसएसबी का पैटर्न एनालिसिस मैंने आपको बता ही दिया था, 8 से लेकर 10 महीने तक का ये पूछते हैं, तो आप ज्यादा फोकस 8 महीने तक ही रखना, ठीक है। ये मैंने पैटर्न एनालिसिस किया था, तब बता दिया था कि आरपीएससी तो 2 माह तक आ गई है, लेकिन आरएसएसबी अभी भी 8 महीने और 10 महीने तक चल रही है। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस था, जिसको कि डिजाइन करने में, ग्रेजुएशन और 12th के हिस्सों को बांटने में मुझे कम से कम 7 घंटे लगे थे, और आप वीडियो को शेयर नहीं करते यार, हद है भाई। अभी तो आगे और भी इसमें पीवाईक्यू एनालिसिस दिखाऊंगा, तब और भी ज्यादा आपको रिसर्च नजर आएगी वहां पे। मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग इतना लो एफर्टिव कंटेंट कैसे लाइक करते हैं यार, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हम इतनी मेहनत से, अब इस वीडियो को प्रिपेयर करने में, इस वीडियो को, है तो ये वीडियो ऑलमोस्ट लगभग 1.5 घंटे का होगा शायद, ठीक है। इस वीडियो को जो कंटेंट तैयार किया गया है, उसमें आप यकीन करो 10 घंटे का टाइम लगा है पूरा पूरा। सीईटी हमारे इंटरेस्ट जोन में ही नहीं है, ठीक है, सीईटी हमारे इंटरेस्ट जोन में नहीं है, हम आरएएस
मेंस, आरएस प्री, ईओआरओ, पीएसआई, इन पे काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि बहुत सारे वही भ्रामक 40%, तो आप कोई रिसर्च लेवल की वीडियो बनाओ जिससे कि हमें क्लैरिटी आए। तब मैंने ये इनिशिएटिव लिया और अपना टाइम निकाला इसके लिए। ठीक है, मेरे पास 1% भी टाइम नहीं है, आप यकीन मान लो। फिर भी मैंने एक इनिशिएटिव लिया, आपके लिए मैं एक बुक लिख के दूंगा राजस्थान की इकोनॉमी की। ठीक है, आप इसको शेयर नहीं करते यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे कुछ लोग। तो एक बंदा कहता कि सर मैं आपको रेगुलर देखता हूं, बट मैंने आपको सब्सक्राइब नहीं किया है, सम्मानित करवाएंगे आपको, हैं? तो शेयर कर दो भाई, आप मेहनत को अप्रिशिएट किया करो। बहुत लो एफर्टिव कंटेंट जो है वो वायरल जा रहा है यूट्यूब पे। ठीक है, हम नाम लेना तो सही नहीं है, खैर ठीक है। तो ये तो बात हो गई पूरे के पूरे सिलेबस की, सोर्सेज की। अब मैं आपको सोर्सेज एक बार दिखा देता हूं। वैसे तो ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी वहां पर, लोक बंधु ऐप डाउनलोड करके आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, अब ये देख लो आप सोर्सेज जो मैंने आपको बताए थे, ये एक एक करके आप देखते चलो, पीडीएफ में भी आपको इजीली मेंशन्ड मिल जाएंगे। ठीक है, ये सोर्स की बात हो गई। ठीक है, सोर्स की बात हो गई, सिलेबस पैटर्न की बात हो गई सारी। अब जो एक चीज यहां पर बची है वो सबसे मेन सवाल है, और वो ये सवाल है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, हमारा फोकस जोन क्या रहना चाहिए, फोकस जोन आपका क्या रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको देखने पड़ेंगे पीवाईक्यूज। तो इसमें मैंने 2024 की जो सीईटी थी, ग्रेजुएशन की और 12th की, उन दोनों की जितनी भी शिफ्ट हुई थी, जैसे इसमें 4 शिफ्ट हुई थी ग्रेजुएशन वाली में, और ये जो 12th वाली थी इसमें 6 शिफ्ट हुई थी। तो इन सारों के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आए हैं उसकी एक टेबल तैयार की है, और उससे अपने एक औसत अनुमान लगाएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं आगे। ठीक है, वो अपने पीवाईक्यू के आधार पर ही अनुमान लगा सकते हैं। आयोग ने ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं किया है कि हम इस सब्जेक्ट से इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आप पीवाईक्यूज के आधार पर इजीली अनुमान लगा सकते हो कि कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उसी के आधार पर फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बनाओगे। वैसे तो आपको ये पूरा सिलेबस ही अच्छे से तैयार करना चाहिए, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए आरएसएसबी का। ठीक है, इस सिलेबस की मानता को आप समझने की कोशिश करो। हाथीनुमा सिलेबस जरूर है, बहुत लोगों ने हाइप बनाई कि आरएस प्री से भी बड़ा सिलेबस दे दिया, लेकिन आप उसके पीछे का जो तर्क है वो समझो कि सीईटी एक बेस है। जैसे आरएस प्री एक बेस है, आरएस प्री की तैयारी करने से आपके आरपीएससी के तमाम एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है, वैसे ही सीईटी की तैयारी करने से आपके आरएसएसबी के तमाम एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी आप महानता को समझने की कोशिश करो। तो अब अगर अपने बात करें सीईटी की, तो जो आपके सीईटी 12th है उसके अगर अपने पीवाईक्यू एनालिसिस को देखें, तो इसमें टोटल जो 6 शिफ्ट हुई थी उनके अंदर अपने देखते हैं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। जैसे अपने साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर अपने बात करें, दोनों की जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी मिला के, तो आप ये पैटर्न देखोगे 24, 24, 24, 25, 19 और 22 का। फिर अगर आप हिंदी की बात करोगे, ये हम 12th की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, हिंदी में आप ऑलमोस्ट 20 का पैटर्न देखोगे, इंग्लिश में भी आप ऑलमोस्ट 20 का पैटर्न देखोगे। यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी आप ऑलमोस्ट 15 का ही पैटर्न देखोगे, 10 से 15। यही सेम रीजनिंग का पैटर्न है, 10 से 15 का। फिर ज्योग्राफी की अगर अपने बात करें, जिसमें कि आपके राजस्थान और इंडियन दोनों ही आती है 12th के अंदर, तो उसमें 10 के आसपास का क्रम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर कंप्यूटर की बात करें तो 10 क्वेश्चन सीधे सीधे। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर यहां पर 9 से 10 क्वेश्चन के आसपास रही है। फिर अगर अपने बात करें पॉलिटी की, जिसमें इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों ही शामिल है, तो औसत इसका रहा है 10 क्वेश्चन। राजस्थान इकोनॉमी की अगर बात करें तो ये कुछ हिस्सा इसमें मैंने करंट अफेयर्स में भी डाला है, स्कीम्स का, तो इसका औसत आप मान के चलो 7 से 8 रहा है। ठीक है, राजस्थान इकोनॉमी का, और ये कुछ हिस्सा स्कीम्स में भी इसमें एड ऑन होगा, तो 10 के आसपास है। करंट अफेयर्स का एवरेज अगर यहां पर देखें तो वो आपका बनेगा 12 से लेकर 15 का 12th के अंदर। तो इसी के आधार पर अपने ये देख सकते हैं कि जो सीईटी 12th है उसके अंदर आगामी जो एग्जाम होगा उसके अंदर क्या पैटर्न रह सकता है।
तो उसमें आपके साइंस के अंदर आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हिंदी के आपको लगभग 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी लगभग 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, न्यूनतम है ये, तो इतने तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे ये वाले। रीजनिंग के भी 10 से 15 क्वेश्चन, इसी प्रकार से कंप्यूटर के भी आपको 10 क्वेश्चन। तो ये जो इतने सब्जेक्ट हैं, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, ठीक है, ये आपके 105 क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे सिर्फ इतने सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि सीईटी 12th के लिए आपको इन सब्जेक्ट्स पर फोकस रखना है, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, ठीक है, यही सब्जेक्ट आपको 105 क्वेश्चन देके जाएंगे। फिर अगर अपने जीके की बात करें इसमें, तो करंट अफेयर्स के 10 से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 10 से 12 जिसमें राजस्थान और इंडिया दोनों शामिल है, पॉलिटी राजस्थान और इंडिया दोनों शामिल है 8 से 10 क्वेश्चन, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के 10 से 12, वही राजस्थान इकोनॉमी के 7 से 9 क्वेश्चन, टोटल मिला के ये 45 क्वेश्चन आप इनको मान सकते हो। तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ज्यादा ओवर पावर है, 105 क्वेश्चन है और जीके के सिर्फ 45 क्वेश्चन ही है। जबकि लैंग्वेज और साइंस की अगर अपने बात करें, लैंग्वेज, साइंस और मैथ की अगर अपने बात करें, तो 105 क्वेश्चन का वेटेज सीईटी 12th रखती है। तो आप अगर सीईटी 12th के अंदर आने वाले एग्जाम्स देखोगे, जैसे वनपाल हो गया, ठीक है, एलडीसी हो गया, तो इनमें भी आप देखोगे तो मैथ और साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। उसका रीजन यही है कि सीईटी 12th के अंदर भी इनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो अब आपको आई थिंक क्लैरिटी हो गई होगी कि सीईटी 12th के लिए तो आपको किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। वैसे तो सारे ही पढ़ने हैं, लेकिन ज्यादा फोकस इन पे करना है, ये बहुत अच्छे से तैयार करने हैं आपको। अब अपने चलते हैं सीईटी ग्रेजुएशन की तरफ, ठीक है। सीईटी ग्रेजुएशन की अगर अपने पीवाईक्यू एनालिसिस करें, तो ये 4 सीरीज में हुआ था बेसिकली, A11, A13, A15 और एक था, एक क्या था मैं भूल गया, ठीक है ना। तो ये 4 सीरीज में हुआ था बेसिकली। तो इसमें आप राजस्थान हिस्ट्री का अगर पोर्शन देखोगे, यहां पर उल्टा है सिस्टम, इस बार जीके ओवर पावर करेगा ग्रेजुएशन में। राजस्थान हिस्ट्री के यहां पर आपको 11, 12, 13, 12, तो एवरेज आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन राजस्थान आर्ट कल्चर की अगर आप बात करोगे, तो इसमें एवरेज 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 24, 14, 17 और 19, तो एवरेज 20 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे राजस्थान आर्ट कल्चर के। इंडियन हिस्ट्री के आपको एवरेज आपको 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक शिफ्ट में तो पता नहीं क्या दुश्मनी निकाली, एक ही क्वेश्चन दिया इंडियन हिस्ट्री का, मॉडर्न की बात हो रही है। भारतीय भूगोल की अगर अपने बात करें तो 10 की एवरेज है, ठीक है, राजस्थान भूगोल की भी 10 से 12 की एवरेज है। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो बहुत कम है, 3 से 5 क्वेश्चन ग्रेजुएशन में, इतना बड़ा सिलेबस और आता बहुत कम है, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो अच्छा, राजस्थान पॉलिटी इसमें ज्यादा ओवर पावर्ड है, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन आपको राजस्थान पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। इंडियन इकोनॉमी खैर इतना ज्यादा नहीं पूछा गया, 9, 10, 12 और एक में थोड़ा सा दिक्कत हुई है 4, तो एवरेज आप 8 से 10 मान सकते हो इसको। राजस्थान इकोनॉमी की अगर बात करें तो यहां पर काफी अच्छा प्रोपोर्शन पूछा गया है, ऑलमोस्ट आपके 12 से 14 क्वेश्चन राजस्थान इकोनॉमी के पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए मैं राजस्थान इकोनॉमी की ऐसी बुक लिखने वाला हूं जिससे आपके सीईटी और सीईटी के अंदर आने वाले जितने भी एग्जाम है वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। राजस्थान इकोनॉमी का वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा, जैसे आरपीएससी के लिए लिखी थी मैंने आर्थिक समीक्षा की, एज इट इज वैसी। फिर अगर बात करें साइंस की, तो साइंस के अंदर यहां पर एवरेज घट गया, यहां देखो साइंस का एवरेज सिर्फ 10 का ही है, क्योंकि सिलेबस कम था। सिलेबस क्या था, कम था, तो प्रश्नों की संख्या भी क्या होगी, कम। वहां तो 25-25 क्वेश्चन आ रहे थे, ग्रेजुएशन में 10 ही रह गए। फिर मैथ रीजनिंग की अगर आप बात करोगे तो डायरेक्ट सीधा सीधा 15 क्वेश्चन दोनों के मिलाकर, वहां हो रहे थे 30 क्वेश्चन अलग अलग, यहां मिलाकर भी कितने हो रहे हैं, 15 क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस कम है। सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन, आधा हो गया जस्ट। करंट अफेयर्स में यहां पर वेटेज 20 का है, ध्यान रखना एवरेज। कंप्यूटर में यहां पर 5 का मान सकते हो आप, वहां पर कितना था 10, तो वहां का जस्ट आधा हो रहा है यहां पर। तो अब अगर अपने इसको समझे सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर फोकस जोन को, ठीक है, 12th में मैंने आपको बता दिया था, ग्रेजुएशन के अंदर अगर अपने फोकस जोन समझे तो हिस्ट्री जो है यहां से 35 क्वेश्चन आपके संभावित हैं,
जिसमें से 20 आर्ट कल्चर राजस्थान से, 10 राजस्थान हिस्ट्री से और 5 इंडियन हिस्ट्री से। ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन, जिसमें से 9 आपके इंडियन ज्योग्राफी से और 11 राजस्थान ज्योग्राफी से। पॉलिटी से आपके 10 क्वेश्चन संभावित है, 6 राजस्थान पॉलिटी हो सकते हैं या 7 भी हो सकते हैं, या 3 आपके इंडियन पॉलिटी से हो सकते हैं। इकोनॉमी की अगर अपने बात करें तो यहां से भी 20 क्वेश्चन संभावित है, जहां से 8 इंडियन इको के और 12 जो है वो राजस्थान इकोनॉमी से। साइंस की अगर अपने बात करें तो 10 क्वेश्चन। अच्छा, ये जो इतने सब्जेक्ट हैं, ये जीके के 4 है ना, 4 जो सब्जेक्ट हैं ये 80 क्वेश्चन देकर जाएंगे आपको। तो सीईटी ग्रेजुएशन में जीके की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट भी ज्यादा है, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी। फिर अगर इधर बात करें तो इसमें साइंस जो है उसके 10 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के 15, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, करंट अफेयर्स के 20 और कंप्यूटर के 5। तो ये सब मिला के आपके बनते हैं 70 क्वेश्चन का वेटेज। इसमें से भी आप अगर करंट अफेयर्स निकाल के यहां शिफ्ट कर दो तो ये जीके का ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन का है और इसका सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही है। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में। इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको इसका निष्कर्ष समझा देता हूं। निष्कर्ष ये है कि जो आपके मैथ है, रीजनिंग है, मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है और साइंस है, ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें आपको ध्यान रखना है जो आपका 12th वाली सीईटी है उसका वेटेज बहुत ज्यादा है ग्रेजुएशन वाले की तुलना में। अगर अपने नंबर्स में बात करें तो यहां तो 105 क्वेश्चन का मैटर है, जबकि यहां आपके मात्र 50 क्वेश्चन का ही ये वेटेज रखता है। ठीक है, मात्र ही 50 क्वेश्चन का ही वेटेज ये रखता है ग्रेजुएशन में। तो ये जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको, जो ये मेंशन है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और साइंस, ये आपके 12th के अंदर तो 105 क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं, ग्रेजुएशन में मात्र 50 क्वेश्चन का ही वेटेज रखते हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ बात करोगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, अगर इन सब्जेक्ट्स की बात करोगे तो यहां पर ग्रेजुएशन जो है, सीईटी ग्रेजुएशन, वो आपकी 12th से ज्यादा वेटेज रखती है। जहां 12th में 45 क्वेश्चनों का ही वेटेज है, वहीं ग्रेजुएशन में 100 क्वेश्चनों का वेटेज ये रखता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, आपको समझ आना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के अंदर आपको इन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है और 12th के अंदर आपको ऊपर वाले सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अब आपके एक सवाल और है कि क्या सीईटी जो 12th है और जो सीईटी ग्रेजुएशन है, इनको एक साथ तैयारी की जा सकती है क्या? बिल्कुल की जा सकती है। इसीलिए तो ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि सिलेबस के किन किन बिंदुओं के अंदर समानता है। और आप ये जो सोर्स बताए हैं मैंने, एक दिन आप शॉपिंग करने जाओ और ये सारे सोर्स लेकर आओ, ये सारी किताबें लेके आओ, जिनसे आपकी इन दोनों की तो तैयारी साथ में होगी ही होगी। सीईटी के अंदर आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सब की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, एक वीडियो अलग और आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सीईटी का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट एग्जाम का सेम ही सिलेबस है, एलडीसी का, वनपाल का। ठीक है, कितना उसमें एड ऑन करके पढ़ना है बस। ठीक है, और हम एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लान कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ये कोई बैच हो सकता है या कोई टेस्ट सीरीज हो सकती है। ठीक है, सीईटी की टेस्ट सीरीज भी हम निकालने वाले हैं, इंटीग्रेटेड और अलग अलग दोनों। ठीक है, तो इसमें इनमें से कुछ भी हो सकता है, बैच या टेस्ट सीरीज। इसमें क्या होगा मैं आपको समझा देता हूं। इसमें यह होगा कि हम पूरा सिलेबस देखेंगे हर एग्जाम का, जैसे वीडियो का देखा, एलडीसी का देखा, पटवार का देखा, ठीक है, बड़े बड़े जो एग्जाम हैं इनके, ठीक है, जमादार का देखा, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट का, फिर सीईटी का तो है ही। तो इन सब का सिलेबस हम एक साथ जोड़ देंगे सब्जेक्ट वाइज। और फिर उस पूरे सब्जेक्ट से राजस्थान इकोनॉमी है, तो राजस्थान इकोनॉमी में सीईटी 12th के टॉपिक दिए हुए हैं, ग्रेजुएशन के टॉपिक दिए हुए हैं, फिर वनपाल के अंदर कुछ अलग टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सब को जोड़ दिया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और राजस्थान इकोनॉमी का एक ही बना दिया जाएगा।
और उसको बोलेंगे RSSB इंटीग्रेटेड। सारे ही एग्जाम्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे एक साथ ही, और एक साथ ही आप एक बार में ही आपकी RSSB के हर एग्जाम की तैयारी हो जाएगी आपकी। तो जो समस्या आपको आती है हर एग्जाम के बाद आप कोई और सिलेबस उठा लेते हो, वो आपको समस्या बिल्कुल ही नहीं आएगी। एक बार आपको ऐसा कंटेंट हम प्रोवाइड करवा देंगे जो पूरा इंटीग्रेटेड होगा सारा, ठीक है। और ये बहुत ही जल्द हम करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको वीडियो के थ्रू आपको किसी भी प्रकार की सहायता हुई हो, जो कि बहुत हुई होगी ऑब्वियसली, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। नहीं तो आप ये समझ लो कि मेहनत जो है वो कुछ काम की नहीं रही। तो 10 घंटे मैंने काम किया है इस पे, वो बिल्कुल ही काम नहीं आएगी अगर आप इसको शेयर नहीं करोगे, ठीक है। और ये 40% वाला जो हवा है, इसको आप दिमाग से निकाल दो, आप इजीली इसको क्रैक कर दोगे अगर आप अपने माइंड सेट को 100% के हिसाब से चलाओगे कि आपको तो 100% सिलेबस को कवर करना है, तो 40% तो एक बीच की वो है कड़ी, उसको तो आप इजीली कर ही लोगे। बट आप इसका 100% सिलेबस करने की कोशिश करो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में।